तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन में लगातार बंदिशें जारी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मरकजी सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन मरकज ने अभी तक इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। मरकज ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि 2020 से ही मरकज निजामुद्दीन बंद है। मुतल्लका थाने की जानिब से सिर्फ उन लोगों को मरकज में दाखिल होने की इजाजत दी गई है जिसकी पहचान पहले से कर ली गई है। इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी। मुल्क में पेट्रोल, डीजल व दीगर अशिया के आसमान छूते दामों के खिलाफ मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी व समाजी जमातों की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जो हम लोग आंदोलन, महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने झूठे वादे करके जो अपने सत्ता पे बैठी है, आज तक उसने कुछ काम किया नहीं। जो भी काम किया सब बढ़ाने का ही काम किया है, लोगों की तकलीफ बढ़ाने का ही काम किया है। गैस का दाम कितना हो गया है, पेट्रोल का दाम कितना हो गया है, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आम सब पब्लिक को मालूम है कि बजट सबसे ज़्यादा हो गया है पेट्रोल और गैस का, तो उसके महंगाई के लिए हम लोग मोर्चा निकाले हैं कि कम हो जाए। हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है महंगाई पे महंगाई, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाए। 400 रुपये का 300 रुपये का बाटला खरीदते थे सिलेंडर, अब वो दाम हो गया है 800 रुपये 900 रुपये। कैसे पकाना मुश्किल हो गया, लकड़ियाँ जला रही है घर में। ये बहुत ही सही बात है, हम लोगों ने देख चुके हैं। मैं कांग्रेस की सेक्रेटरी हूँ, मैं थाना जिला की, तो इसके लिए मैं सारे महिलाओं की, जो हमारी गरीब महिलाएं, गरीब जनता है, उन लोगों की सबकी तरफ से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई कम की जाए। मोदी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने साइकिल रैली निकालकर एहतजाज किया। एहतजाज के लिए कांग्रेस के जरिए इकबाल मैदान से गवर्नर हाउस तक रूट तय किया गया था, मगर इंतजामिया के जरिए इकबाल मैदान से साइकिल रैली निकालने की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस कारकुनान ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रसूल अहमद सिद्दीकी चौराहे से लेली टाकिज तक जुलूस निकाला। कांग्रेस कारकुनान गवर्नर हाउस जाकर मेमोरेंडम देना चाहते थे, मगर उन्हें लेली टाकिज चौराहे पर ही बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस कारकुनान की इस दरमियान पुलिस से बहस भी हुई। कांग्रेस कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, जिन्हें बाद में निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। महंगाई को लेकर भोपाल में आरिफ मसूद की क़यादत में साइकिल रैली निकाली। हमारे साथ बातचीत करेंगे। आरिफ साहब, जो है हुकूमत ये कह रही है महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, सरकार कह रही है महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस अगर जिम्मेदार है तो फिर मैं कहूँगा विपक्ष से कि वो एक मौका दोबारा कांग्रेस को दे दे, तो कांग्रेस उस कमजोरी को दूर कर देगी, उस परेशानी को दूर कर देगी जो जनता को ये धोखा देकर आए थे। कांग्रेस उस रेट को कम करके बता देगी कि ईमानदार हमें। विश्वास सारंग का कहना है कि नेहरू से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी नीतियां गलत, इसलिए महंगाई बढ़ी है। देखिए, सबसे बड़ी नीति तो जनता की गलत हो गई कि बीजेपी को उनने मौका दे दिया। ये वही बीजेपी है जो घड़ियाली आंसू बहाकर महंगाई डाइन बोल बोलकर सत्ता में आ गई, और जैसे ही सत्ता में आई कोरोना में किसी का कोई इलाज नहीं करवाया, कोई देखरेख नहीं करी। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बाद अब महंगाई, डीजल, पेट्रोल सबका दाम इतना बढ़ गया है कि आम व्यक्ति, जनता पूरी तरह से होश खो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है अगर इसी तरह से करते रहे तो पूरी 2023 में और 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी और युवाओं के कंधों पर बैठकर आएगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर और चांसलर ने अफगानिस्तान में जाबहक हुए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पहुंचकर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उन्होंने दानिश को अपने वालिद की तरह सच्चा जंगजू करार दिया। इस मौके पर दानिश सिद्दीकी के वालिद को यूनिवर्सिटी में आइंदा हफ्ते ताज़ियती तकरीब और दानिश के जरिए खींची गई तस्वीरों की नुमाइश मुनक्किद किए जाने की जानकारी भी दी। आंध्र प्रदेश में अक़लियती इदारों में नामजद ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान किया गया। इस ज़िम्न में ख़वातीन, पसमानदा तबक़ात और दलितों को तरजीह दी गई है। जॉन वेस्ली को स्टेट माइनॉरिटी चेयरमैन मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। कादर बादशाह को एपी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया।
उधर मोहम्मद गौसुल आजम को एपी हज कमेटी चेयरमैन पोस्ट के लिए नामजद किया गया है। एपीएमडीसी चेयरमैन के लिए मदनापल्ली के असलम को नामजद किया गया है। से जो तेलुगु देशम में जाकर ये अब्दुल जलील खान ने और जाके वक्फ बोर्ड को पूरा सत्यानाश कर दिए, बर्बाद कर दिए और वक्फ बोर्ड की इनकम को ऐसा घटा दिए। और मैं अहद करता हूँ आज सारे मुसलमानों को, ये सारे माशाल्लाह बहुत बड़ी इज्जतदार पोस्ट है ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन। मैं जो है ऐसा उसके सारे जो है उसकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं और किसको जो कब्जा कर लिए हैं और कोसे रेंटल जो इनकम आना है वो सब भी मैं खासकर ध्यान रखूंगा। और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है इसके जरिए से मैं अल्लाह को राजी करूंगा और जन्नत कमाऊंगा। और इसके लिए मैं और मेरा तनख्वाह नहीं लेने का भी मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से वादा किया हूं। और इसी तरह मैं हरगिज़ मैं अपनी सैलरी भी नहीं लूंगा। मैं किसी तरह वक्फ बोर्ड को जो है इनकम को बढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह जिसके जरिए से मेरा सबसे बड़ा एक सपना है, ख्वाब है, मैं ऑलरेडी हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब को बोला हूँ। और जो है हम यतीम खाने यानी आजकल बहुत हम देखते हैं जिसके माँ मर गई, जिसके बाप मर गए, जिसके माँ बाप भी मर गए, ऐसे लोग जो है बहुत बुरी हालत में हैं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक यतीम खाना बनाने का मेरा एक ख्वाब है, उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरे खास पैसे भी कंट्रीब्यूट करने का मैं सोचा। आज तेलंगाना के नरेडमेंट में वाक़े रचागुड़ा कमिश्नरेट ऑफिस में तमाम साइबर योद्धाओं के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग के मेहमान खुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन और पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत थे। पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को अच्छे तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है ताकि डिजिटल आगाही हो सके और योद्धा मुतासरीन और पुलिस के दरमियान पुल बन जाए। मेहमान खुसूसी जयश रंजन ने तमाम साइबर योद्धाओं को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह बात देखकर खुशी हुई कि तमाम साइबर योद्धा की तस्दीक होती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी रियासत में पहली बार हुआ है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। Now this cyber yoddha, just now they have taken a pledge. They have a big responsibility on their shoulder. As correctly told by our Anil Rajmala Garu and ACP Harnath Garu, each one of you have to go to the community. You have to, first of all, you have to create digital awareness. That is the need of the day. I always say future crime is a cyber crime. Cyber criminals are always one step ahead, and it is our job to go again one step ahead of them and catch them. बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मजहबों के दरमियान दूरियां बीजेपी ने नहीं कांग्रेस ने पैदा की थी। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी इब्राहिम वेल्लुरी ने बेंगलुरु में ये बात कही। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम वेल्लुरी ने कहा कि पार्टी ने अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। इन स्कीमों के सिलसिले में आवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। अक़लियती मोर्चा कर्नाटक के सदर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि इनकी हुकूमत अक़लियती महकमे में खाली ओहदों को जल्द से जल्द पुर करेगी। आगे जो 70 साल कांग्रेस गवर्नमेंट मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू इस बीच में नफरत का काम बताया है, इसके लिए बीजेपी पार्टी सब सोच रहे हैं हिंदू का पार्टी है, कहीं माइनॉरिटी का इधर का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये तोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे और माइनॉरिटी मोर्चा का हर मुसलमान, क्रिश्चियन, हर कुछ आदमी आगे आने के लिए और अच्छा तरफ से ये पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश भी करेंगे, काम भी करेंगे। हमारे पार्टी में 3 दिन पेशतर भी जो है इसके बारे में मीटिंग हुई है हमारी और बाकायदा इसके बारे में डिस्कस सीरियस करके हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पूरे माइनॉरिटी कमीशन के भी जितने भी वैकेंसीज है वो फिलअप होंगे और KMDC के भी 1-2 बाकी है वो भी होंगे और उर्दू अकेडमिक का भी होगा और जितने भी अहदे खाली हैं गवर्नमेंट के अंदर इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे जल्द अज जल्द। जो हमारे माइनॉरिटीज़ के इशू के बारे में और जो अहम मुद्दे जो है उसके बारे में चर्चा करने के लिए और जो हल उसे करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाते से सबको लेकर उनकी राय लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें तकरीबन मेरे इलाके में KMDC की तरफ से भी हम लोगों को क्या चाहिए, हमको कितना माइनॉरिटीज़ को फंड्स चाहिए, एजुकेशन के लिए हो
चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी के लिए जो बैंक लोन का हो, मार्जिन मनी लोन हो, कोविड लोन हो, जो भी क्या करना चाहिए और क्या प्रोग्रेस अभी तक दिया है उसके बारे में भी उन्होंने मुआयना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो सभी हम लोग उनको मेमोरेंडम देंगे और साथ ही साथ में हम लोग येडियुरप्पा जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो ऐलान करके जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है जो कोविड के मामले में हम लोग कैसा रहना चाहिए और उसके लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो वैक्सीन्स चल रहा है वो वैक्सीन्स के लिए खास करके माइनॉरिटी मोर्चा हमारे वहाँ पे वैक्सीन डलाने के लिए जो अवेयरनेस देना है, क्योंकि जो महामारी इसका बहुत खतरनाक है, इससे बचने के लिए जो करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में गैर इमदाद याफ्ता स्कूलों के असातिज़ा और इससे जुड़े अफराद गुज़श्ता 18 माह में भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना के बाद सभी मैदानों से वाबस्ता कारोबारियों को दोबारा से कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया गया। ये कहना है गैर इमदाद याफ्ता स्कूलों के असातिज़ा का। उन्होंने आज अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी बदहाली से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में 40,000 अफराद हमारे स्कूलों से वाबस्ता हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि 26 जुलाई को जिला बेसिक ऑफिसर के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लाखों शिक्षक कर्मचारी आया भुखमरी के कगार से गुजर रहे हैं, उनका रोजगार छीनने का काम किया है और ये शिक्षक अब खुलेगा विद्यालय रोज दिन प्रतिदिन इंतजार कर रहे हैं। इनके निदान तो बहुत दूर, सरकार ने इनके संदर्भ में कोई भी आज तक बयान भी देने का काम नहीं किया है। अगर सरकार इन शिक्षकों के बारे में, इन बच्चों के बारे में तत्काल कोई कदम नहीं उठाती है तो बहुत ही शीघ्र यानी 26 तारीख को बीएसए कार्यालय पर बहुत ही ऐतिहासिक धरना होगा। वहाँ से मोटरसाइकिलों के साथ सारे अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी डीएम कार्यालय तक आएंगे और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देने का काम करेंगे। देखिए, हर किसी को उम्मीद पर जीना चाहिए और हमको पूरी उम्मीद है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंचेगी और सरकार नींद से जागेगी, जो कि बहुत समय से सोई हुई है। क्योंकि सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा ये लग रही है कि सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमारे विद्यालयों को बंद करना चाहती है। ऑनलाइन प्रणाली को आगे बढ़ा रही है और विद्यालयों, हाँ बिल्कुल, वो ऑनलाइन को आगे बढ़ाना चाहती है। वो एक स्लोगन है ना कि आपदा में अवसर, तो सरकार ने इस आपदा में ये अवसर ढूंढा है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उर्दू के दास्तानी अदब में किस्सा लैला मजनू को एक खास मकाम हासिल है। लैला मजनू की दास्तान सदियों से आवाम के दरमियान बेहद मकबूल रही है। इस कदीम दास्तान को मौजूदा नस्ल के सामने अब नए अंदाज से पेश करने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद के NCZCC हॉल में दास्तान लैला मजनू को एक नए अंदाज के साथ पेश किया गया। डिजिटल लाइट एंड साउंड का इस्तेमाल करके इस दास्तान को नाजरीन के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाने की कोशिश की गई। स्टेज पर लैला मजनू के किस्से को रोज़मर्रा की उर्दू ज़बान में पेश किया गया। ड्रामे में शिरकत करने वाले बेशतर अदाकार मकामी थिएटर ग्रुपों से वाबस्ता हैं। यह छोटा नौटंकी फॉर्म में दास्तान लैला मजनू, और ये करीब 1500 साल पहले की कहानी है। इसको आज प्ले का बहुत अच्छा प्ले हुआ, आपने देखा भी होगा। बंदिश यही है कि बस कि किसी चीज़ शिद्दत से चाहना चाहिए, कि शिद्दत से मतलब जिस शिद्दत से तो वो चीज़ हासिल होनी चाहिए। और फोक आर्ट फॉर्म नौटंकी शैली में ये था, तो ये प्ले था, तो ये ज़्यादा इसका मायने रखता है कि लोक आर्ट फॉर्म नौटंकी को बचाने के लिए मेन ये। और 1500 वर्ष पुरानी लगभग इस कहानी को जिस तरीके से हम लोग ने पेश करा और दर्शकों की तालियां बता रही थी कि वो बात उन तक पहुंच रही है। और नौटंकी की अपनी जीवंत और रसवंत परंपरा, पारसी नाटकों की अपनी जो एक उर्दू ज़बान में ढली हुई चाशनी में पगे हुए जो संवाद होते हैं, जो उसकी गतिशीलता होती है, उसका मज़ा ही एक अलग होता है। आपका खैर मकदम है। ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना को लेकर उलमाए कराम की जानिब से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही हुकूमत की जानिब से अलामती कुर्बानी के मशवरे को उलमाए कराम ने गलत करार दिया है। उनके मुताबिक कुर्बानी एक दीनी फरीज़ा है और ये उसके तहत अंजाम दिया जाना चाहिए। अलबत्ता मुसलमानों को कुर्बानी के दौरान साफ सफाई और कोविड गाइडलाइंस का खुसूसी ख्याल रखने की ताकीद की गई है। चूँकि इस वक्त मुल्क में कोविड के हालात हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुर्बानी के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइन के सिलसिले में सबसे पहले तो ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि उसमें
अलामती कुर्बानी करने का कहा गया है। इस तरह अलामती कुर्बानी की कोई मिसाल शरीयत में नहीं मिलती है, लिहाजा हम इसको तो पूरी तरह बड़ी वजाहत के साथ रद्द करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके से वो नहायत साफ़ सुथरी गाइडलाइंस दे, और मिल्लत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ईद उल अज़हा को जोश व खरोश के साथ साथ होशमंदी के साथ मनाएं, गैर ज़रूरी तौर पर अपने कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश न करें और बतौर ख़ास साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इलाहाबाद की ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज कोरोना गाइडलाइन के साथ अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुमकिन भारी हुजूम के पेश नज़र इंतजामिया ने मकामी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज पर रोक लगा दी है। शहर की जामा मस्जिद के बाहर मकामी लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त को लेकर खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा करने वालों का कहना था कि गुज़श्ता साल से ईदगाह में ईदैन की नमाज़ें अदा नहीं की जा सकी हैं। लोगों का यह भी कहना था कि रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ईदगाह में अलामती तौर पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। ईद उल अजहा के पेश नज़र हैदराबाद में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें DGP के अलावा तीनों कमिश्नर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। ईद उल अजहा के लिए तमाम तर तैयारियां करने का वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया। पिछले साल कोरोना की वबा के पेश नज़र ईद की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की इजाज़त नहीं थी। इस साल कोरोना की वबा काबू में है। तेलंगाना हुकूमत ने ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर दाखिला ने कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करते हुए ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा करने का मशवरा दिया। मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें। वज़ीर दाखिला ने ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने का मुसलमानों को मशवरा दिया। इसके अलावा सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। ईद उल अजहा के मौके पर पटना का बकरा बाजार बकरों के खरीदारों से गुलजार हो गया है। गुज़श्ता 50 सालों से बकरा बाजार में रियासत और बैरून रियासत से बकरा ताजिर पहुंचते हैं। लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद बकरा बाजार से हर दिन 500 से 700 बकरे फरोख्त हो रहे हैं। बकरा ताजिरों का कहना है कि पहले के मुकाबले में बाजार की रौनक में कमी आई है, फिर भी बकरों की खरीदार पहुंच रहे हैं। उधर खरीदारों के मुताबिक इस बार पटना के बकरा बाजार में सही कीमत पर बकरे दस्तयाब हैं। बाजार के मालिक मोहम्मद जियाउल्लाह खान के मुताबिक 15,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे बाजार में हैं। खरीदारों की सहूलत के लिए बाजार में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कोरोना का असर बकरा बाजार में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बकरा ईद के हवाले से कानपुर में समाजी तंजीम जमीयतुल कुरैश ने लोगों से अपील की है कि खुले में कुर्बानी न की जाए और कोरोना ज़ाब्तों पर अमल आवरी हो और कोई ऐसा अमल न किया जाए जिससे दूसरे मजहब के मानने वालों को गिरां गुजरे। कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती शील्ड यानी टीका न लगवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। कोरोना टीकाकारी को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की बेदारी मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत हमने कर्नाटक, जनूबी कन्नड़ इलाकों के दूर दराज के गांव का जायजा लिया और ऐसे ही खानदान से मिले। आइए देखते हैं रिपोर्ट। It's not even been a month. Padma Shri still in shock. Her mother, Sharda Gowda, suffered from high blood pressure. And recently, 3 members of the family, including Padma Shri, tested positive for COVID-19. 2 weeks later, her mother lost the battle. First of all, I never took corona very serious. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. Mohan, who works in Dubai, had to get vaccinated. But he repents. His family in India chose to wait it out. When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. The death changed their behavior too. Everyone
now wears a mask. Importantly, the entire family also registered online to get vaccinated. Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. We have to listen to the local like panchayat instructions, like don't go outside, that's what, wearing masks, not to go to the marriages, social gatherings. We have to be isolated at home first, and if the vaccination is there, we have to take leave for our parents. Their message loud and clear. Please do not delay and get vaccinated immediately.